मैं 60 साल का बहुत अमीर आदमी था। मेरे पास इतनी दौलत थी कि 7 पुश्तें आराम से खा पी कर भी खत्म न कर पाएं। लेकिन एक लाइलाज बीमारी की वजह से कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं थी। आखिरकार सिर्फ वारिस के लिए मैंने 18 साल की एक ऐसी लड़की से निकाह कर लिया जो कोठे पर नई नई आई थी। शादी वाली पहली रात जब मैं उसके पास गया तो उसने धीरे से कहा, मुझे तलाक मत देना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसने अपनी बाजू का कपड़ा ऊपर किया और वहां जो लिखा था उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम सरदार वीरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं अपनी ही विशाल हवेली के अंदर जीते जी मुर्दा बनकर रहने लगा था। बाहर दुनिया बदलती रही, लेकिन मैं उन ऊंची दीवारों के पीछे कैद था। मेरे पास कोठियाओं थीं, हजारों एकड़ जमीन थी, बैंकों में इतना पैसा था कि गिनती भी मुश्किल हो जाती थी। फिर भी यह सारी दौलत मेरे लिए बोझ बन चुकी थी। हर रात मैं इसी दौलत के बीच सोता और सुबह अपनी जलती त्वचा की तकलीफ के साथ उठता। मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर इसे गंभीर स्किन डिसऑर्डर बताते थे, हकीम खून की खराबी कहते थे और गांव वाले भगवान का श्राप मानते थे। मेरी पूरी त्वचा लाल छिल्ली हुई और हर वक्त जलती रहती थी। मैंने लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी सब जगह इलाज कराया। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट देखे, जड़ी बूटियां खाईं, मन्नतें मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बचपन में मैं बिल्कुल ठीक था। जवानी में तो लोग मुझे देखते रह जाते थे। मैं उस वक्त बेहद हैंडसम था। सब मुझे सरदार रणवीर सिंह का इकलौता बेटा कहकर जानते थे। लेकिन 30 साल की उम्र में यह बीमारी शुरू हुई। पहले कमर पर एक छोटा सा धब्बा, फिर बाजू, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर और आखिर में चेहरा भी खराब हो गया। 60 साल की उम्र में मैं आईना देखने से भी डरता था। अपना चेहरा देखकर खुद ही घबरा जाता था। नौकर भी मुझसे नजरें मिलाने से बचते थे। मैंने सख्ती से कह रखा था कि मेरे कमरे में आने से पहले सब मुंह पर मास्क लगा लें। वो समझते थे कि मैं उनकी सेहत का ध्यान रखता हूं, पर सच ये था कि मैं उनकी आंखों में अपनी तरफ की नफरत नहीं देख सकता था। मैं पूरी तरह अकेला था। मेरी पहली पत्नी 20 साल पहले मर गई थी, या शायद किसी ने उसे मार डाला था। आज तक सच पता नहीं चला। वो मेरी जवानी का प्यार थी, बहुत खूबसूरत और जिंदा दिल। शायद मेरी यह हालत देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने सिर्फ पैसा कमाया, अपनी बीमारी छिपाई और दिन ब दिन और अकेला होता गया। अब 60 साल का था। हड्डियां कमजोर होने लगी थीं और एक ही डर हर वक्त सताता था, वारिस का। मेरा कोई अपना बच्चा नहीं था। मेरे मरते ही दूर के रिश्तेदार सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। ये ख्याल मुझे बीमारी से ज्यादा तकलीफ देता था। मुझे किसी भी कीमत पर वारिस चाहिए था। पिछले 5 साल में मैंने कई अच्छे घरों में रिश्ते भेजे। आधी दौलत देने को तैयार था, बस एक बच्चा चाहिए था। पहले तो लोग लालच में आए भी, अपनी बेटियां दिखाने लाए। लेकिन जैसे ही मुझे देखा या मेरे हाथ से दस्ताना उतरा, सबके होश उड़ गए। फिर बहाने शुरू, बेटी अभी पढ़ रही है, अभी छोटी है, सब झूठ। सच सिर्फ यही था कि कोई अपनी बेटी को मेरे जैसे आदमी के साथ नहीं भेजना चाहता था। मैं हार चुका था। उस रात भी मैं अपनी स्टडी रूम में बैठा था। बाहर भयंकर बारिश हो रही थी और अंदर मेरी त्वचा जल रही थी। मैंने अपने मैनेजर सूर्या को बुलाया। सूर्या पिछले 25 साल से मेरे साथ था। ईमानदार था या सिर्फ मेरे पैसे का वफादार, कह नहीं सकता, लेकिन मेरा सारा कारोबार वही संभालता था। वही एक इंसान था जो मेरी बीमारी के बावजूद मेरे सामने आराम से बैठ सकता था, क्योंकि वो मेरी बीमारी नहीं, मेरी दौलत देखता था। वो आया और बिना कुछ भाव दिखाए बोला, सरदार साहब, बुलाया? मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, सूर्या, सबने मना कर दिया। राठौड़ परिवार आखिरी उम्मीद था, उन्होंने भी इनकार कर दिया। सूर्या चुप खड़ा रहा। उसकी खामोशी मुझे अंदर से चीखने पर मजबूर कर रही थी। मैंने पूछा, अब मैं क्या करूं? मर जाऊं? सारी संपत्ति उन लुटेरों के लिए छोड़ दूं? सूर्या कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर आप बुरा न माने तो एक रास्ता है। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या रास्ता? वो बोला, डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं। आपको वारिस चाहिए, बच्चा चाहिए, पत्नी नहीं, सिर्फ मां चाहिए। मैं हैरान रह गया। उसने आगे कहा, अच्छे घर वाले अपनी बेटियों की इज्जत और समाज देखते हैं, इसलिए मना करते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां सिर्फ सौदा होता है।
यह सुनते ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं समझ गया था उसका इशारा। मैंने कहा, सूर्या, तुम्हें होश है? तुम मुझसे बाजार जाने को कह रहे हो? उसने सिर हिलाया और बोला, नहीं सरदार साहब, बाजार जाने की बात नहीं, बाजार से माल लाने की बात कर रहा हूं। आपको एक ऐसी औरत चाहिए जो आपको बच्चा दे सके और बदले में जो कीमत आप देना चाहें, ले ले। मेरा खून खौल उठा। एक वेश्या मेरे वारिस की मां बनेगी? लोग क्या कहेंगे? सूर्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सरदार साहब, लोग आज भी आपके बारे में अच्छा थोड़े कहते हैं। सब आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन इस हवेली में आपका वारिस पैदा होगा, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसकी मां का नाम पूछे। सब उसे सिर्फ सरदार वीरेंद्र प्रताप सिंह का बेटा या बेटी कहेंगे। उसकी बातें मेरे दिल में जहर की तरह उतर रही थीं। वो बिल्कुल सही कह रहा था। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। फिर भी मन में एक ख्याल आया, उसका खून, उसकी गंदगी। तब सूर्या मेरी कुर्सी के पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, सरदार साहब, मैं सब इंतजाम कर सकता हूँ। एक जगह जानता हूँ। वहां एक लड़की है, बिल्कुल नई है। अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। उसकी मां मर गई थी और कर्ज छोड़ गई थी, इसलिए कोठे वाली ने उसे उठा लिया। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। उसे अभी आगे के धंधे के लिए सजाया संवारा जा रहा था। लेकिन मैंने कोठे की मालकिन को इतनी मोटी रकम थमा दी थी कि उसने लड़की को मेरे हवाले कर दिया। वो मेरे साथ निकाह करेगी, मेरा बच्चा पैदा करेगी और उसके बाद मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकता हूं। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ जैसे सालों से जलती हुई देह पर कोई ठंडी हवा लगी हो। पहली बार लगा कि एकदम साफ सुथरा सौदा हो सकता है। मैं पैसा दूंगा, वो मुझे वारिस देगी। न समाज का ढोंग, न रिश्तों का नाटक। मैंने सूर्या की तरफ देखा। वो चुपचाप मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मेरी जिंदगी भर की घमंडी सोच उस एक ख्वाहिश के आगे हार गई। मुझे वारिस चाहिए था। मैंने आंखें बंद की और कहा, इंतजाम करो। अगले ही दिन सूर्या ने सब कुछ तैयार कर लिया। उसने बताया कि लड़की को कोठे से निकालकर शहर के बाहर एक छोटे से साफ सुथरे मकान में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं निकाह होगा। मैं तैयार हुआ। सबसे महंगे कपड़े पहने, बीमार हाथों पर मुलायम सिल्क के दस्ताने चढ़ाए और इतना तेज इत्र छिड़का कि अपनी बीमारी की बदबू भी दब जाए। हम उस छोटे से किराए के घर पहुंचे। वो कोने में दुबकी बैठी थी। लाल लहंगा जबरदस्ती पहनाया गया था। सच में सिर्फ 18 साल की लग रही थी, शायद उससे भी कम। एक ऐसी कली जो खिलने से पहले ही कुचल दी गई हो। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, नजरें जमीन में गड़ी हुई थीं। पंडित जी ने जल्दी जल्दी रस्में शुरू कर दीं। सप्तपदी के वक्त मैं आगे बढ़ा। दस्तानों वाले हाथ नहीं कांपे, लेकिन दिल जरूर धड़क रहा था। मेरी तरफ से सिर्फ सूर्या और एक पुराना जानकार था। उसकी तरफ से कोई अपना नहीं आया। कन्यादान के वक्त उसके होंठ तक नहीं हिले। वो बस कांप रही थी। मुझे उस पल गहरा अफसोस हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। एक 60 साल का बीमार, बदसूरत आदमी एक 18 साल की बच्ची की जिंदगी खरीद रहा था। मैंने उसकी मासूमियत को पैसे से तौल लिया था। लेकिन फिर अपनी तन्हाई याद आई, लावारिस मरने का डर याद आया और वारिस की चाहत ने सारे पछतावे को दबा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, पर उसने एक बार भी नजरें नहीं उठाईं। वापसी की गाड़ी में हम दोनों चुप थे। वो पिछली सीट पर सबसे दूर कोने में सिमट कर बैठी थी, जैसे हमारे बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी हो। मैं अपनी बीमारी और दौलत के नशे में था। वो अपने डर और गरीबी में कैद थी। मुझे उसका नाम भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक सौदा थी, वारिस देने की मशीन। हवेली पहुंचते पहुंचते रात गहरा चुकी थी। सारे नौकर लाइन से खड़े थे। उनकी आंखों में हैरानी और हल्का सा डर था, क्योंकि वो नई मालकिन को पहली बार देख रहे थे। सूर्या ने पहले ही सबको सख्त हिदायत दे रखी थी। नौकरानियां उसे सीधे मेरे बेडरूम में ले गईं। वही कमरा जो पिछले 20 साल से खाली पड़ा था, या यूं कहें कि मेरी बीमारी की वजह से हमेशा भरा रहता था। मैं थोड़ी देर स्टडी रूम में बैठा रहा, खुद को समझाता रहा। मुझे पता था कि मैं पति नहीं, खरीदार हूं। आज मुझे अपनी खरीदी हुई चीज का इस्तेमाल करना था। जब मैं कमरे में घुसा तो मैं गुस्सा, तो वो बिस्तर के कोने में घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी, अभी भी वही लाल जोड़ा पहने हुए। मैंने दरवाजा बंद किया। आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में जो खौफ था,
उसे देखकर मैं अंदर तक कांप गया। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे सामने मौत खड़ी हो। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर गई, मेरी खराब त्वचा पर, बिगड़े हुए नक्श पर, फिर दस्तानों पर रुकी। उसे फौरन समझ आ गया कि मैं किस बीमारी से गुजर रहा हूं। वो मेरी सूरत से डर रही थी और इस बात से भी कि उसे पूरी उम्र मेरे साथ गुजारनी है। मुझे लगा कि शायद उसे कह दूं कि मैं खुद हर रोज आईने में अपना चेहरा देखकर यही घिन महसूस करता हूं, पर मैं चुप रहा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया तो वो डर के मारे बिस्तर पर पीछे सरकती गई, यहां तक कि उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। मैं और करीब गया, शायद बात करना चाहता था, भरोसा दिलाना चाहता था, या सिर्फ यह कहना चाहता था कि मुझे उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, सिर्फ एक वारिस चाहिए। मैंने अपना दस्ताना वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो चीखी नहीं, उसकी आवाज गले में ही दब गई। उसने फौरन आंसू पोंछे, कांपती आवाज को काबू में किया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, पर अब उसमें एक अजीब सी मिन्नत भी थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं हैरान रह गया। मैं तो अभी मुंह खोलने ही वाला था। ये मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा था। मैं उसे देखता रहा। शायद मेरी खामोशी को उसने गलत समझ लिया। वो जल्दी से बोली, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो एक पल को रुकी, मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रही। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने अपनी कमीज की बांह ऊपर चढ़ानी शुरू कर दी। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उसने बांह को कोहनी से ऊपर खींचा और कलाई दिखा दी। उसकी गोरी त्वचा पर एक पुराना निशान उभरा हुआ था, कुछ अक्षर, कोई खास चिन्ह, जो वक्त के साथ हल्का पड़ गया था, पर फिर भी साफ दिख रहा था। मैंने उस निशान को एक झलक देखा और मेरे पैर जमीन में धंस गए। सांस जैसे रुक सी गई। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। मेरी त्वचा पर जो जलन हमेशा रहती थी, वो भी उस पल ठंडी पड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मुश्किल से बोल पाया, ये ये निशान, ये कैसे? उस एक पल में मैं उस लड़की को, उस कमरे को, अपनी बीमारी को, सब भूल गया। मेरा दिमाग 20 साल पीछे चला गया था। मैं उस दिन में पहुंच गया था जब मेरी पहली पत्नी की मौत हुई थी। 20 साल पहले मैं ठीक यही बाजू देख रहा था। मुझे चक्कर सा आने लगा। मैं उस सजे सजाए कमरे में नहीं था, न ही उस 18 साल की लड़की के सामने खड़ा था। मैं 20 साल पुराने उस खौफनाक दिन में पहुंच चुका था। मेरी यादों का वो पुराना घाव, जिसे मैंने दौलत और बीमारी के नीचे दबा रखा था, अचानक फिर से फट पड़ा था। मैं सरदार वीरेंद्र प्रताप सिंह था, लेकिन उस वक्त वो बीमार, बदसूरत, 60 साल का वीरेंद्र नहीं, बल्कि 30 साल का जवान, हैंडसम, घमंडी और ताकतवर वीरेंद्र प्रताप सिंह था। मेरी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह सही चल रही थी। मेरे पास इतनी दौलत थी कि गिनती भी मुश्किल हो जाती थी, और मेरी पत्नी आराध्या मेरे लिए सबसे बड़ी शान थी। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी और उसका साथ मेरा सबसे मजबूत सहारा था। हम दोनों बेहद खुश थे। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और मैं अपनी उस खुशहाल दुनिया में पूरी तरह डूबा हुआ था। फिर एक दिन मेरी कमर पर एक छोटा सा धब्बा नजर आया। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह धब्बा बाजुओं पर फैलने लगा। मैंने सबसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। हकीमों ने इसे खून की गड़बड़ी बताया। स्पेशलिस्ट ने एक दुर्लभ त्वचा रोग कहा। 20 साल तक हवेली में कैद रहते रहते यह बीमारी मेरे चेहरे तक पहुंच गई। त्वचा लाल हो गई, उस पर मोटी परतें जमने लगीं। आईने में खुद को देखकर मैं खुद डर जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे आराध्या की आंखों में दिखाई देने लगा। वही औरत जो कभी मुझसे बेतहाशा प्यार करती थी, अब मुझसे नजरें मिलाने से भी कतराने लगी थी। वो मेरे कमरे में कम ही आती थी, मेरे पास बैठने से बचती थी। पहले तो वो कहती थी कि शायद यह बीमारी छूत की है। जब डॉक्टरों ने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तब भी उसका डर और दूरी खत्म नहीं हुई। बस उसके बहाने बदल गए, दिल नहीं बदला। एक रात मैंने उसे समझाने की कोशिश की। जब मैं उसके करीब गया तो वो अचानक पीछे हट गई। उसके चेहरे पर साफ साफ घृणा दिख रही थी। वो चीख कर बोली, मुझसे दूर रहो वीरेंद्र प्रताप सिंह। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे घिन आती है। मैं तुम्हारी यह सड़ती हुई त्वचा और नहीं देख सकती। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसका शरीर रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हो।
उसके ये शब्द मेरी बीमार त्वचा की जलन से 1000 गुना ज्यादा दर्द देते थे। उस रात मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उन दिनों मेरा बिजनेस पार्टनर और बचपन का सबसे करीबी दोस्त अर्जुन हमारे घर बहुत आता जाता था। वो मेरे लिए भाई जैसा था। वो आराध्या को दिलासा देता, उसे समझाता और मुझे सहारा देता दिखता था। मैं अपनी बीमारी और दर्द में इतना डूबा हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मेरा साथ नहीं दे रहा, बल्कि मेरे जख्म और गहरे कर रहा था। धीरे धीरे आराध्या मुझसे पूरी तरह अलग हो गई। उसने अपना अलग कमरा ले लिया और एक दिन उसने मुझसे तलाक मांग लिया। कहा कि वो अब ये सब नहीं झेल सकती, मुझे उसे आज़ाद कर देना चाहिए। मैंने उसे बहुत रोका, उसके पैरों पर गिर गया, यहाँ तक कि आधी संपत्ति देने को भी तैयार हो गया। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। मैं हार गया और उसे तलाक दे दिया। उसी दिन वो हवेली से चली गई। मुझे लगा था कि वो अपने मायके चली गई होगी। कई महीनों तक मैं उसी दर्द में जीता रहा। फिर पता चला कि आराध्या ने तलाक के ठीक एक हफ्ते बाद अर्जुन से शादी कर ली थी और दोनों विदेश चले गए थे। यह धोखा तलाक से भी बड़ा था। मेरे सबसे करीबी दोस्त ने ही मेरी पत्नी छीन ली थी। उस दिन के बाद मैंने कभी आराध्या और अर्जुन का नाम तक नहीं लिया। मैं बस पैसा कमाने में डूबता गया, बदसूरत होता गया, अमीर होता गया और ज्यादा अकेला होता गया। और आज, ठीक 20 साल बाद, जब मैं उस 18 साल की लड़की की कलाई पर बना निशान देख रहा था, मैं अपने अतीत से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। मेरी नज़र उस खास डिज़ाइन वाले निशान पर जमी हुई थी। मुझे याद आया कि कॉलेज के दिनों में जब मैं और अर्जुन स्विमिंग पूल गए थे, उसके बाएं बाजू पर भी बिल्कुल यही निशान था। मैंने उससे पूछा था, तो उसने हंसते हुए कहा था कि यह उनके खानदान की पुरानी पहचान है, जन्म से होता है। यही निशान था, अर्जुन का निशान। मेरा दम घुटने लगा। ये लड़की और अर्जुन का निशान, ये कैसे संभव था? लड़की अभी भी डर से कांप रही थी और मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। मेरी सूखी आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। तुम तुम हो कौन? मेरी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा शक और अंदर से उठता तूफान था। लड़की ने मेरी आवाज सुनते ही फौरन अपना बाजू छिपा लिया और आस्तीन नीचे खींच ली। वो हकलाते हुए बोली, मैं मैं वही हूं जिससे आपने अभी शादी की है। उसकी ये बात इतनी अजीब थी कि मुझे गुस्सा तक नहीं आया। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसकी कलाई की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये निशान कहाँ से आया? सच बताओ। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे कुछ नहीं पता, भगवान की कसम मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सख्ती से कहा, झूठ मत बोलो, तुम अर्जुन को जानती हो? अर्जुन का नाम सुनते ही उसके रोते हुए चेहरे पर एक पल को हैरानी उभरी, जैसे उसने यह नाम पहले कभी सुना ही न हो या शायद उससे डर गई हो। उसने फौरन सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी अर्जुन को नहीं जानती। मैंने फिर दबाव डाला, तो यह निशान कैसे आया? ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक ही शख्स का निशान है। ये तुम तक कैसे पहुंचा? लड़की ने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और कांपती आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बस, आप मुझे तलाक मत दीजिएगा, मैं सब बता दूंगी। उसकी तलाक वाली बात सुनकर मैं और परेशान हो गया। मैं यहाँ अपने जीवन के सबसे बड़े धोखे का सच ढूंढ रहा था और उसे अपनी शादी टूटने की फिक्र थी। मैंने सख्ती से कहा, तलाक का फैसला बाद में होगा। पहले ये बता कि इस निशान से तेरा क्या रिश्ता है? तेरी माँ कौन है? माँ का नाम सुनते ही वो एकदम चुप हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो अपना चेहरा दोनों हाथों से ढककर खामोश हो गई। मेरी उलझन अब पक्के शक में बदल चुकी थी और उसकी अगली हरकत ने मेरे अंदर एक नया तूफान खड़ा कर दिया। वो अचानक मेरे पैरों में गिर पड़ी और मेरे दस्ताने वाले हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और मिन्नतें कर रही थी, भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। आपको वारिस चाहिए ना? मैं आपको बेटा दूंगी, आपकी सेवा करूंगी, इस हवेली में नौकरानी बनकर रहूंगी। मैं चुपचाप खड़ा उसे ताकता रहा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह 18 साल की लड़की मेरे 20 साल पुराने सबसे बड़े दुश्मन का खानदानी चिन्ह अपनी कलाई पर लिए बैठी थी और मुझसे वारिस देने की कस्में खा रही थी। मेरी खामोशी को उसने गलत समझा और फौरन बोल पड़ी, मैं अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं हूं।
मुझे सब पता है कि उसने आपको धोखा दिया, आपको बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके हर शब्द ने मेरे दिमाग पर भारी चोट की। ये लड़की मेरी पत्नी आराध्या को जानती थी, उसके धोखे को जानती थी और खुद को उससे अलग बता रही थी। मेरा सिर चक्कर खाने लगा। वो अभी भी फर्श पर बैठी, फूट फूट कर रो रही थी। आपने मुझे उस नरक से बाहर निकाला। हाँ, आपने मुझे खरीदा ही था, लेकिन साथ ही इज्जत भी दी। आपने मुझसे निकाह किया। मेरी माँ के की सज़ा मुझे मत दीजिए। अगर मैंने भी वही गलती दोहराई, तो सच में मैं उसकी बेटी ही कहलाऊंगी। सब कुछ आपस में जुड़ रहा था। आराध्या, अर्जुन, ये लड़की, सब एक ही धागे में बंधे थे। गुस्सा मेरी हैरानी को निगल गया। मैंने उसकी कलाई जोर से पकड़ी और उसे खींच कर खड़ा कर दिया। वो बुरी तरह कांप रही थी। मैंने सख्त आवाज में पूछा, तेरी माँ कहाँ है? अब मेरी आवाज में शांति नहीं थी। 20 साल से दबी आग फिर भड़क उठी थी। आराध्या कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर खौफ छा गया। आंखें चौड़ी हो गईं। वो हकलाते हुए बोली, अभी रात बहुत हो चुकी है सरदार साहब। मैं आपको कल ले चलूंगी। जब मैंने और जोर दिया, तो वो घबराकर बोली, वो अभी आपसे नहीं मिल सकती, लेकिन वादा करती हैं, सुबह जरूर ले जाऊंगी। मैंने उसे झटक दिया। वो दूर जा गिरी। मैंने कहा, ठीक है, सुबह चलेंगे। 20 साल इंतजार कर लिया, एक रात और कर लूंगा। मैं उस औरत का चेहरा देखना चाहता था, जिसने मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी थी, जिसने अर्जुन के साथ भागकर सब कुछ तोड़ दिया था। मुझे जानना था कि उसके साथ क्या हुआ। क्या वो खुश है या मेरी तरह तबाह? वो रात कभी खत्म नहीं होने वाली लगी। मैं एक पल को नहीं सोया। शरीर की जलन और दिमाग का गुस्सा मुझे जिंदा जला रहा था। मैं कमरे में टहलता रहा। वो लड़की डर के मारे कोने में सिकुड़ी बैठी रही। बार बार सोचता था कि आराध्या से मिलकर क्या कहूंगा। चीखूंगा? अपनी दौलत दिखाकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाऊंगा? सुबह हुई तो मैंने रात भर कपड़े नहीं बदले थे, वो भी उसी लाल जोड़े में थी। मैंने सिर्फ कहा, चल। वो बिना कुछ बोले उठी। हवेली से निकलते वक्त नौकर हमें अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे सोच रहे हों कि 60 साल का बीमार दूल्हा और 18 साल की दुल्हन सुहागरात के बाद सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। मैं खुद गाड़ी चला रहा था, सूर्या को साथ नहीं लिया। वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी और मुझे शहर के सबसे पुराने जर्जर इलाकों की तरफ रास्ता बताती जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज 20 साल बाद मैं अपने सबसे बड़े धोखे का सामना करने जा रहा था। आखिरकार उसने कहा, यहीं रुकिए। मैंने गाड़ी रोकी। सामने शहर का मुख्य श्मशान था। मेरा दिल धक से रह गया। वो गाड़ी से उतरी और धीमी, कांपती आवाज में बोली, वो यहीं है। मैं गुस्से और उलझन में भरा उसके पीछे चल पड़ा। वो मिट्टी के रास्ते पर चलती हुई एक पुराने, छोटे से ढेर के पास रुकी। उसने मिट्टी की ओर इशारा किया और बोली, आप इन्हीं से मिलना चाहते थे ना? यही मेरी माँ है। मैंने उस मिट्टी के ढेर को देखा। दस्ताने वाले हाथ से ऊपर की मिट्टी हटाई। उस पर पत्थर में लिखा था, आराध्या, और नीचे मौत की तारीख। उसे मरे 10 साल हो चुके थे। मेरे घुटने खुद ब खुद ढीले पड़ गए। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। सारा गुस्सा, सारा बदला एक पल में उड़ गया। जिस औरत को मैं अपमानित करने आया था, वो 10 साल से मिट्टी में दफन थी। मेरे अंदर कोई जोर से रो पड़ा। 20 साल का दर्द एक साथ बाहर आ गया। 20 साल की नफरत उस मिट्टी के ढेर के सामने बेकार हो गई। मेरे अंदर का ज्वालामुखी अचानक बुझ गया। मैं कुछ बोलना चाहता था, पर गला जैसे बंद हो गया। तभी वो लड़की, जिसका नाम मैंने अभी तक ठीक से नहीं पूछा था, मैंने नाम पूछा तो अपना नाम तारा बताई और बोली, सरदार साहब, यही मेरी माँ आराध्या है और मेरा बाप अर्जुन था। अर्जुन का नाम सुनते ही मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं पलटा और उसकी तरफ देखा। वो बोली, शायद मैं उनके दोनों के गुनाह की सजा हूं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जब से मुझे होश हुआ, मैंने अपनी माँ को हर रोज उस आदमी से पिटते देखा है। मेरा पूरा बचपन माँ की सिसकियों और अर्जुन की गालियों में बीता। वो रोज उन्हें मारता था और कहता था, तुम भागी हुई औरत हो, गंदी औरत हो। तुमने अपने बीमार, अमीर पति को उसकी हालत में अकेला छोड़ दिया। वो हमेशा पूछता था कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, और उन्हें जलील करता रहता था। उसकी बातें मेरे सीने में तीर की तरह चुभ रही थीं।
जिस आराध्या से मैं नफरत करता था, वो खुद रोज बेइज्जती झेल रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, माँ कुछ नहीं कहती थीं, बस चुपचाप रोती रहती थीं। उनके पास आपकी एक तस्वीर थी, जवानी की, जब आप बिल्कुल ठीक थे। वो तस्वीर तकिए के नीचे छुपाकर रखती थीं। जब अर्जुन बाहर जाता था, वो उसे सीने से चिपकाकर घंटों रोती थीं। कहती थीं कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया, आपको धोखा दिया। काश, वो आपको कभी न छोड़तीं। हर रात आपकी तस्वीर से माफ़ी मांगती थीं। मैं यह सब सुनकर स्तब्ध था। जिस औरत ने मुझे छोड़ा था, वो भागकर भी मेरे ही नाम पर जी रही थी। उसने फिर अपनी आस्तीन ऊपर की ओर बोली, और ये निशान, ये मेरे जन्म से ही है। माँ कहती थीं कि यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसा मेरे बाप अर्जुन के बाजू पर था। ये सुनते ही मेरा पुराना घाव फिर से हरा हो गया। मुझे साफ समझ आ गया कि यह लड़की मेरे सबसे बड़े दुश्मन की औलाद है, उसी का खून है। माँ इस निशान से बहुत नफरत करती थीं। कहती थीं कि यह मनहूस है, हमारे पुराने पापों की निशानी है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। तारा अपनी बात आगे बढ़ाने लगी। उसने बताया कि जब अर्जुन का सारा कारोबार डूब गया, तो जो दौलत वो मेरे साथ से लेकर भागा था, वो भी उसने शराब और जुए में उड़ा दी। हम तीनों सड़क पर आ गए। मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गईं। दवा तक के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने उनका इलाज कराना जरूरी नहीं समझा। उल्टे कहता था कि मर जाए तो बेहतर। आखिरकार माँ चल बसीं। तारा एक पल को रुकी, फिर कांपती आवाज में बोली, उसके बाद वो इंसान पूरी तरह हैवान बन गया। मुझे भी मारता पीटता और कहता कि मैं भी अपनी माँ की तरह अभागी हूँ, उसी का खून हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल की थी। उसकी आवाज और धीमी पड़ गई। एक रात वो मुझे एक घर ले गया और अपने जुए के कर्ज के बदले मुझे बेच दिया। ये सुनकर मेरे अंदर की जमीन खिसक गई। उसने बताया कि अर्जुन ने मुझे कोठे पर धकेल दिया। ये कहते हुए वो फिर फूट फूट कर रोने लगी। मैं 4 साल तक उस नरक में रही। वहां मरना भी मुमकिन नहीं था। कोठे की मालकिन कहती थी कि मैं खास माल हूं। 18 साल होने का इंतजार कर रही थी ताकि मुझे शहर के सबसे बड़े रईस को बेच सके। फिर आपके मैनेजर आए। उन्होंने इतनी मोटी रकम दी कि मालकिन ने फौरन मुझे आपके हवाले कर दिया। वो चुप हो गई। श्मशान की भयंकर खामोशी में सिर्फ मेरी सांसें गूंज रही थीं। जब भी मैंने आपको देखा, मैं तुरंत पहचान गई। माँ की तस्वीर देखकर मुझे डर लगता था। मुझे लगा था कि आप मुझे देखते ही जान से मार देंगे, क्योंकि मैं आपके सबसे बड़े दुश्मन की औलाद हूं और आपकी भागी हुई बीवी की आखिरी निशानी। इसीलिए मैंने उस रात कहा था, मुझे तलाक मत दीजिएगा। और मैं, सरदार वीरेंद्र प्रताप सिंह, उस श्मशान में अपनी पूर्व पत्नी की कब्र के सामने अपने सबसे बड़े दुश्मन की बेटी के साथ खड़ा था, जिसे मैं पिछली रात अपनी दुल्हन बनाकर लाया था। मैं पूरी तरह सदमे में था। मेरा पूरा वजूद जैसे पत्थर बन गया हो। श्मशान से हवेली तक का सफर एक लंबी, खामोश यातना था। मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। दिमाग पूरी तरह खाली। मेरे बगल में मेरे दुश्मन की बेटी बैठी थी, वही जिसे मैं अपनी पत्नी बनाकर लाया था। वो भी चुप थी, शायद मेरी प्रतिक्रिया से डर गई थी। मैं क्या प्रतिक्रिया देता? मैं तो अंदर से पहले ही मर चुका था। मेरी सारी नफरत आराध्या की समाधि पर खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ एक गहरी चुभन बाकी थी। हवेली पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरा और सीधे अपने कमरे की ओर चल दिया। पीछे मुड़कर उसे देखा तक नहीं। पता नहीं वो मेरे पीछे आई या नहीं। नौकर मुझे उस हालत में देखकर सहम गए। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर गिरने की बजाय अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर ढेर हो गया, जहां बैठकर मैं अरबों का कारोबार चलाता था। आज मैं अपनी ही जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तभी तारा कमरे में आ गई। उसे देखते ही लगा कि वो अब कोई 18 साल की कोठे की लड़की नहीं, बल्कि मेरे अतीत का जिंदा घाव है। मेरे दुश्मन का खून, मेरी बेवफा पत्नी की आखिरी याद। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। उसे बाहर जाने को भी नहीं कह सका। शायद मुझ में अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी। कई दिन बीत गए। मैं कमरे में कैद रहा। वो चुपचाप कोने में बैठी रहती। कभी खाना लाती, कभी पानी। मेरे पास आने की कोशिश करती। मैं उसका हाथ झटक देता और चिल्ला पड़ता, दूर रहो। एक रात वो दवा लेकर आई तो मैंने ट्रे फेंक दी। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। मैं गुस्से में बोला, चली जाओ, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए।
वो रोते हुए बोली, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैंने बीच में टोक दिया, मैंने तुम्हें सिर्फ वारिस के लिए खरीदा था, अपने दुश्मन की बेटी से निकाह करने के लिए नहीं। वो मेरे करीब आई तो मैं पीछे हट गया। मुझे छूना भी मत। तुम्हें देखकर आराध्या याद आती है, उसका धोखा याद आता है, अर्जुन याद आता है। तुम उनके गुनाह हो। वो फर्श पर बैठ गई और रोते हुए मेरे पैर पकड़ने की कोशिश करने लगी। सरदार साहब, मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूं। उन्होंने आपको छोड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी पत्नी हूं, आपका ख्याल रखूंगी। मुझसे दूर मत होइए। उसकी बातों का मुझ पर अब कोई असर नहीं होता था। मेरा दिल पत्थर बन चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगले दिन से उसने अपना सारा व्यवहार बदल दिया। मेरे चिल्लाने, गुस्सा करने के बावजूद वो चुपचाप मेरा काम करती रही। समय पर दवाइयां लाती, अपने हाथ से खाना बनाती। मेरे नौकर मेरी बीमारी की वजह से मुझसे दूर रहते थे, मुंह पर मास्क लगाकर आते थे, लेकिन वो बिना किसी डर के, बिना नकाब के मेरे सामने आती। मेरी जलती, खराब त्वचा देखकर उसके चेहरे पर कभी घृणा नहीं झलकती थी। एक रात मेरी बीमारी बहुत बढ़ गई। त्वचा आग की तरह जल रही थी। मैं दर्द से तड़पकर कमरे में सामान फेंक रहा था। नौकर डर के मारे बाहर खड़े थे। कोई पास नहीं आ रहा था। तभी तारा दौड़ती हुई अंदर आई और मुझे जोर से पकड़कर संभाला। मैं उसे हटाना चाहता था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने मुझे कुर्सी पर बैठाया, मरहम लिया, अपने हाथ पर लगाया और मेरी जलती हुई गर्दन पर धीरे धीरे मलने लगी। मैं धीरे धीरे शांत हो गया। उसके हाथ में न डर था, न घिन, न कंपी। वो बस पूरी तसल्ली से अपना काम कर रही थी। मैंने हैरानी से उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम्हें मेरी इस भयानक त्वचा से घिन नहीं आती? मेरी पहली पत्नी तो मेरी शक्ल देखकर ही नफरत करने लगी थी। तारा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी शांति थी। वो धीरे से बोली, आपसे नफरत कौन कर सकता है? उसके इस जवाब ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो आगे बोली, आप बहुत नेक इंसान हैं। मैंने कड़वाहट से हंसा। मैं वही हूं जिसने तुम्हें खरीदा है। उसने सिर हिलाया और बोली, नहीं, आप वही हैं जिसने मुझे उस नरक से बाहर निकाला, जिसने मुझे मेरे बाप के गुनाहों से बचाया। मुझे नफरत सिर्फ एक इंसान से है, अपने बाप अर्जुन से, जिसने मेरी माँ को मारा और मुझे बेच दिया। आपने तो मुझे बचाया है, मैं आपसे कैसे नफरत कर सकती हूँ? उसकी ये बातें मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरी रूह में उतरती चली गईं। मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने यह नहीं कहा था कि मैं अच्छे दिल का इंसान हूँ। मेरी इस जली हुई, डरावनी त्वचा के पीछे किसी ने भी मेरा दिल देखने की कोशिश नहीं की थी। आराध्या ने भी नहीं। लेकिन तारा ने, जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन की औलाद थी, मेरी नफरत की मोटी दीवार में पहली छोटी सी दरार डाल दी। उस रात मैंने उसे मरहम लगाने से नहीं रोका। उसके हाथों के स्पर्श में घृणा नहीं, बल्कि एक अनजाना सा अपनापन और सुकून था। उस रात पहली बार मेरे शरीर की जलन कुछ कम हुई और मेरी आत्मा की आग भी धीमी पड़ने लगी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। मैंने उससे झगड़ा करना बंद कर दिया, उसे दूर भगाना भी छोड़ दिया। वो मेरे साथ एक साए की तरह रहने लगी। अब वो सिर्फ नाम की पत्नी नहीं रही, बल्कि मेरी देखभाल करने वाली, मेरी नर्स, मेरी दोस्त बन गई। वो मेरे लिए खाना बनाती, अपने हाथों से खिलाती, दवाइयाँ समय पर देती, मुझे पुरानी कहानियाँ सुनाती और मुझे हंसाने की कोशिश करती। मैं, जो 60 साल का बीमार और बदसूरत आदमी था, सालों बाद फिर से मुस्कुराने लगा। हवेली के सारे नौकर हैरान थे, क्योंकि वे सरदार वीरेंद्र प्रताप सिंह को बदलते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। मैंने फिर से शीशे के सामने खड़ा होना शुरू कर दिया। बीमारी अभी भी थी, लेकिन उसका दर्द अब पहले जैसा नहीं चुभता था। शायद इसलिए कि अब कोई था जिसे मेरी इस खराब त्वचा से जरा भी घिन नहीं होती थी। तारा ने मुझे खुद से नफरत करना भुला दिया। हमारा रिश्ता बिल्कुल अनोखा था। वो मेरी पत्नी भी थी। उसमें एक बेटी जैसा अपनापन भी था और दोस्तों जैसा विश्वास भी। वो मेरे दुश्मन की बेटी थी, लेकिन अब वही मेरी सबसे बड़ी सहारा बन चुकी थी। मैंने उसे कभी शब्दों में नहीं कहा कि मैं उसे दिल से अपना चुका हूं, पर मेरे व्यवहार से वो सब समझ गई थी। एक रात वो मेरे पास आई और मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गई। मैंने उसे दूर नहीं किया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सरदार साहब, मेरी माँ ने आपको धोखा दिया था।
मेरे बाप ने आपको लूट लिया था। क्या आप मुझे उनके पापों की सजा देंगे? मैंने उसकी आंखों में फिर वही पुराना डर देखा। मैंने नरमी से कहा, तेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, तूने मुझे संभाल लिया। ये मेरा कबूलनामा था। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। वक्त तेजी से गुजरने लगा। हवेली की सूनापन खत्म होने लगा। मेरे अंदर का खालीपन भी भरने लगा। तारा ने मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए। फिर एक दिन उसने मुझे वह खबर दी जिसके लिए मैंने सारा सौदा किया था। वो माँ बनने वाली थी। मेरा वारिस आने वाला था। मैं बहुत खुश था, लेकिन अब यह वारिस मेरे साम्राज्य के लिए नहीं चाहिए था, बल्कि तारा के लिए चाहिए था, हमारे प्यार की निशानी के रूप में। मैंने उसे इतना संभाल कर रखा कि अपनी बीमारी भी भूल गया। 9 महीने सपनों की तरह बीत गए, और फिर वह दिन आया जब हवेली में 20 साल बाद एक बच्चे की किलकारी गूंजी। सूर्या ने दौड़कर आकर बताया, सरदार साहब, बेटा हुआ है। मैं तेजी से कमरे में पहुंचा। तारा थकी हुई थी, पर चेहरे पर मुस्कान थी। उसके पास एक नन्हा सा बच्चा लेटा था। मैंने उसे गोद में उठाया। यह मेरा खून नहीं था, न ही सिर्फ मेरे दुश्मन का। ये तारा का बेटा था और मेरा वारिस था। मैंने उसे चूमा और मेरी आंखें भर आईं। मुझे वह सब वापस मिल गया था जो मैंने समझा था कि हमेशा के लिए खो चुका हूं। कुछ दिन बाद तारा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। मैं अपने बेटे के साथ खेल रहा था और जिंदगी में पहली बार सच्ची खुशी महसूस कर रहा था। तारा मुझे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर से वही पुराना डर लौट आया था। मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ तारा? तुम खुश नहीं हो? वो मेरे सीने पर सिर रखकर कांपती आवाज में बोली, सरदार साहब, अब तो आपको आपका वारिस मिल गया। अब आप मुझे तो नहीं छोड़ देंगे? उसकी बात सुनकर मैं एक पल को रुक गया। उसका डर जायज था। जिस मकसद से मैं उसे लाया था, वह पूरा हो चुका था। मैं चाहता तो उसे तलाक दे सकता था। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। 20 साल बाद मेरे चेहरे पर दिल से निकली सच्ची मुस्कान थी। मैंने उसके ही शब्द दोहराए, छोड़ दूंगा? पगली, अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद को भला कोई छोड़ता है? मैंने उसका माथा चूमा। तारा ने राहत की लंबी सांस ली और मेरी बाहों में समा गई। मैं वारिस की तलाश में एक सौदा करने निकला था, लेकिन किस्मत ने मुझे उसके बदले एक नई जिंदगी और सच्चा प्यार दे दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।